Okay, starting with chapter number 2, unit number 2 का part B, that is ordinal approach. Ordinal approach was given by Hicks and Allen, and in this you can rank your satisfaction. You do not measure it in the form of numbers. ठीक है? हिक्स और एलन ने बोला है कि आप अपने सेटिस्फैक्शन को कभी भी नंबर फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हो. अब इसमें 3 ग्राफ हैं जो अपने को टोटल देखने हैं. पहला है इंडिफरेंस कर्व, जो कहता है पूरे टाइम सेटिस्फैक्शन की बात करता है, पैसों की बात नहीं करता. दूसरा ग्राफ है बजट लाइन, जो पूरे टाइम केवल पैसों की ही बात करती है, सेटिस्फैक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है. एंड फाइनली इट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन कंबाइन हो रही है. ठीक है. अच्छा, कार्डिनल अप्रोच में एक चीज छूट गई है, वो है इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज. अरे याद आ रहा है? टू और मोर कमोडिटीज के केस का इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी ना इसकी, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, तो उसे कहा जाता है लॉ ऑफ प्रपोर्शनेट्स या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. हाँ, करेक्ट. ठीक है, MUX अपॉन PX वाला ना. टू कमोडिटी केस के न्यूमेरिकल्स नहीं है इन योर सिलेबस. कार्डिनल अप्रोच टू कमोडिटी केस का न्यूमेरिकल कवर्ड नहीं है. ठीक है. ओके, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन. और हाँ, इसे गॉसन सेकंड लॉ भी बोला जाता है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है. ये इनका फाउंडर हरमन गॉसन ही है. इसको यूटिलिटी के टर्म्स में मार्शल ने डिफाइन किया था. एम आई क्लियर? ठीक है. Okay, coming back to ordinal approach, indifference curve analysis. Indifference curve होता है, it is a curve representing alternative combination of two goods that give you same level of satisfaction. बेटा, एक ऐसा ग्राफ जो तुम बनाते हो दो गुड्स को लेकर, जो हर कॉम्बिनेशन तुम्हें कैसा सेटिस्फैक्शन देने वाला है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इंडिफरेंस कर्व के सारे पॉइंट्स पे सेटिस्फैक्शन लेवल रहता है सेम. इट वर्क्स ऑन सर्टेन अजम्पशंस. पहला अजम्पशन क्या है? कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी व्हाट? रैशनल. बेटा, अगर कंज्यूमर रैशनल है, लॉजिकल है, तो वो क्या मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है? ही और शी इज मैक्सिमाइजिंग व्हाट? सेटिस्फैक्शन. ठीक है. नेक्स्टली, ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स एंड एलन ने दी है. ऑर्डिनल अप्रोच है मतलब आप अपना सेटिस्फैक्शन नंबर फॉर्म में मेजर नहीं कर रहे हो, एंड यू कैन ओनली व्हाट? रैंक योर सेटिस्फैक्शन. ठीक है. तीसरी चीज, मोर गुड्स आर गोइंग टू गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन. बेटा, इसको क्लास 11 में टर्मिनोलॉजी भी दी जाती है, दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस. मोर गुड्स गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन. एक बास्केट है जिसमें 10 एप्पल और 10 मैंगो है, और बास्केट बी है जिसमें 10 एप्पल और 15 मैंगो है. कौन सी बास्केट में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? बास्केट ए या बास्केट बी? बास्केट बी में, क्योंकि मोर गुड्स आर गोइंग टू गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन. देन नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी. अगर बेटा तुम्हें ए बेटर लगता है देन बी, और बी बेटर लगता है देन सी, तो ऑटोमेटिकली ए वुड बी बेटर देन सी. मतलब अगर तुम्हें मैंगोज ज्यादा अच्छे लगते हैं एप्पल से, और एप्पल ज्यादा अच्छे लगते हैं बनाना से, तो ऑटोमेटिकली मैंगोज आर बेटर देन बनानास. कंसिस्टेंट तो होनी चाहिए ना, ट्रांजिटिव होती है मॉन्ड्स. ठीक है. तुम आप रिवर्स नहीं बोल सकते नहीं हमको बनाना ज्यादा अच्छे लगते हैं मैंगो से. ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया. एम आई क्लियर? तुम्हारी बॉन्ड्स तुम डिसाइड कर पा रहे हो, और दे आर ट्रांजिटिव, दे आर कंसिस्टेंट, एक जैसी. ओके, दीज आर द 4 assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. अब इंडिफरेंस कर्व अगर तुम प्लॉट करोगे, we make alternative combinations of two goods. Say for example, the two goods are apple and mango. 10 एप्पल और 1 मैंगो भी तुम्हें उतना ही सेटिस्फैक्शन देता है जितना 7 एप्पल और 2 मैंगो. उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा तुम्हें 5 एप्पल और 3 मैंगो से, और उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलता है तुम्हें 4 एप्पल और 4 मैंगो से.
बेटा एक गुड को बढ़ाने के लिए, मैंगो को बढ़ाने के लिए तुम्हें एप्पल को करना पड़ रहा है कम। क्यों? दोनों को साथ में क्यों नहीं बढ़ाया? बिकॉज यू विश टू मेंटेन व्हाट, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दोनों को साथ में बढ़ा दिया। बेटा पहला कॉम्बिनेशन दूसरे के बराबर सेटिस्फैक्शन तभी दे सकता है जब आप सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रखोगे, तो उसके लिए एक गुड बढ़ाने के लिए आपको दूसरे को करना पड़ेगा कम। दोनों को साथ में बढ़ा दे तो सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ ही जाएगा। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका ग्राफ कैसे शेप का बनेगा? इट विल बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की कि ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और दूसरा है इट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्सिटी डिसाइड होती है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या था? लॉस अपॉन में गेन। पहली सिचुएशन में लॉस बाय गेन नहीं निकल सकता। यहाँ पे लॉस है 3 एप्पल का और गेन है 1 मैंगो का। 3/1 गिव्स यू 3। लॉस 2 एप्पल का, यहाँ पे 1 मैंगो का गेन। 2/1 गिव्स यू 2। एंड लॉस ऑफ 1 एप्पल एंड गेन ऑफ 1 मैंगो, 1/1 गिव्स यू 1। बेटा एमआरएस धीरे धीरे जब भी कम होते जाता है, लॉस अपॉन गेन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कम होते जाता है, तो तुम्हारा ग्राफ कैसे शेप का बनता है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अच्छा बताओ, व्हाट इफ एमआरएस वुड हैव बीन राइजिंग, तो ग्राफ का शेप क्या बनता? कॉनकेव। बेटा अगर एमआरएस बढ़ता ना तो ग्राफ का शेप बनता कॉनकेव। अच्छा, और अगर एमआरएस कांस्टेंट रहता तो बेटा ग्राफ का शेप होता स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इन जनरल ग्राफ इज कन्वेक्स टू ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस मैप है ये, इंडिफरेंस मैप। एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व जब एक ही ग्राफ पे बनाए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? इंडिफरेंस मैप। ठीक है। आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहला, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यू ऑलरेडी नो इट। दूसरा, इट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज एमआरएस इज डिक्लाइनिंग। बेटा रीजन पूछ लेते हैं, कन्वेक्स क्यों है? बच्चे उसमें सेटिस्फैक्शन टिक करके आ जाते हैं, ये नहीं करना है। तुमसे अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन पूछे तो आंसर क्या होगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और अगर कन्वेक्स का रीजन पूछे तो आंसर क्या होगा? उसका आंसर एमआरएस होगा। बात समझ रहे हो क्या? बेटा वाइस वर्स कर दिया ना, मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया तुमने, इधर उधर कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। सेटिस्फैक्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग का आंसर होगा, और कन्वेक्सिटी का रीजन है एमआरएस का गिरना। ठीक है, इट शुड बी वेरी क्लियर। ये रीजन नहीं हो सकता डाउनवर्ड स्लोपिंग का, कन्वेक्सिटी का रीजन होता है एमआरएस। एम आई क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू टू एक्सेप्शंस यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होता है? एल शेप। याद हो जाना चाहिए ये। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बार आया है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में इट इज एल शेप्ड ग्राफ, एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एम आई क्लियर? राइट लेग शू, लेफ्ट लेग शू किसका एग्जाम्पल है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं मिल रहा था तो अपन ने फॉर एग्जाम्पल सैंटा एंड मिरिंडा ले लिया था। ओके। फिर तीसरा आ जाता है, हायर आईसी गिव्स यू अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अच्छा बताओ, ये आईसी 1 2 3 में हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन किस में मिल रहा होगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से? हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ऑन IC3, क्योंकि हायर आईसी मींस मोर गुड्स, एंड मोर गुड्स गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन। गुड। नेक्स्ट, टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आईसी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा एक हायर आईसी विल गिव यू अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और दो आईसी के लेवल पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम नहीं हो सकता। IC1 पे कौन से दो पॉइंट्स हैं? तो A का सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू B का सेटिस्फैक्शन। IC2 पे कौन से दो पॉइंट्स हैं? B का सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू C का सेटिस्फैक्शन। बेटा पर इसके हिसाब से तो A का सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू C का सेटिस्फैक्शन। क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। हमने इससे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, हायर आईसी गिव्स यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो पिछली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी फिर तो। एम आई क्लियर? ठीक है।
एंड दैट इज वाई दो आईसी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. आईसी नेवर टच एक्स और वाई एक्सेस. ना तो ये कभी एक्स एक्सेस टच करते हैं, ना ही कभी वाई एक्सेस टच करते हैं. ऐसा क्यों? बेटा कम से कम दो गुड्स का कंजम्पशन. करेक्ट. बेटा ये टेबल में भी अपन ने एक भी बार कोई भी कमोडिटी को जीरो नहीं माना है. देयर हैज टू बी मिनिमम टू कमोडिटीज. दो गुड्स होने ही चाहिए. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई इट नेवर टचेस एक्स और वाई एक्सेस. क्या इंडिफरेंस कर्व का पैरेलल होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आईसी नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर. बेटा भले वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो. ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही हो सकता है, मैथ्स के अगेंस्ट है कॉन्सेप्ट. एम आई क्लियर? ठीक है. इवन इफ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग दे नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर. पहला ग्राफ हमारा खत्म होता है ऑर्डिनल अप्रोच का, दैट इज इंडिफरेंस कर्व. दूसरे पे आ जाते हैं, दैट इज बजट लाइन. बजट लाइन है क्या? इट इज अ लाइन representing what? Alternative. अच्छा it's given here. Line representing alternative combination of what? Two goods. जो आप खरीद सकते हो, that can be purchased with given income and given prices. बेटा कौन सी दो चीजें कांस्टेंट मानी गई है? प्राइस और इनकम. जिस भी शब्द के आगे गिवन लग जाता है इकोनॉमिक्स में, वो मान लिया जाता है कांस्टेंट. इट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट. बजट लाइन ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाती है. से फॉर एग्जांपल तुम्हारी इनकम है 6 रुपए, बहुत ज्यादा ले लिया, और एक्स कमोडिटी की प्राइस है 2 रुपए, वाई कमोडिटी की प्राइस है 1 रुपए. व्हाट आर दी कॉम्बिनेशंस जो तुम खरीद सकते हो ऑफ गुड एक्स एंड वाई? अगर बताओ गुड एक्स की एक भी यूनिट नहीं खरीद रहे हो तो गुड वाई की कितनी खरीद सकते हो? 6 यूनिट. गुड एक्स की एक यूनिट खरीद रहे हो तो गुड वाई की कितनी ले सकते हो? अरे 5 नहीं, 1 into 2, 2 रुपए खर्च हो गए ना, 4 यूनिट खरीद पाओगे. अगर गुड एक्स की 2 यूनिट खरीद ली, 2 2 4, 4 रुपए खर्च हो गए, तो गुड वाई की कितनी ले पाओगे? और अगर गुड एक्स की 3 यूनिट खरीद ली है, 3 2 6, 6 रुपए पूरे वहीं खर्च हो गए, गुड बाय की एक भी यूनिट परचेज नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो अल्टीमेटली तुम मुझे बता रहे हो कि इसमें मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है? अरे मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी लॉस अपॉन गेन ही होता है. तो बताओ ना, यहाँ पे पूरे टाइम लॉस कितना चल रहा है? 2 2 यूनिट की कुर्बानी चल रही है, और गेन कितना चल रहा है? 1 यूनिट. 2/1 विल ऑलवेज गिव यू 2. अरे हाँ, थ्रू आउट इट विल बी 2/1. एमआरएस कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन. व्हाई इज एमआरई कांस्टेंट? एमआरई है बेटा, ये मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज. बेटा क्योंकि प्राइस ही कांस्टेंट है, तो हर बार एक गुड एक्स को बढ़ाने के लिए तुम्हें दो गुड वाई कुर्बानी करने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइसेस आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट इन द डेफिनेशन इटसेल्फ. ठीक है. फिर बताओ, ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है बजट लाइन? एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? नहीं बेटा, बजट लाइन सेटिस्फैक्शन की बात नहीं है, बिकॉज इनकम इज सेम. ठीक है. इनकम इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट. इनकम कांस्टेंट है तो सीधी बात है यार, एक गुड को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को कम करना पड़ेगा. डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन है इनकम, स्ट्रेट लाइन का रीजन है प्राइसेस. फीजिबल एंड नॉन फीजिबल कॉम्बिनेशंस. बेटा जितने भी पॉइंट बजट लाइन के अंदर है या बजट लाइन पर है, वो अचीवेबल है या नहीं है? अचीवेबल है. दैट इज व्हाई दे आर feasible. And all the combinations outside budget line are non-feasible combinations. ठीक है. फिर budget line is also known as what? प्राइस लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेशियो बताता है बिटवीन प्राइसेस. से फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज है किसी कंज्यूमर के पास, यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है. कैन यू सी द ग्राफ? तुम मुझे बता रहे हो प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई. क्वेश्चन इस टाइप का मैंने बताया हुआ है तुम्हें. गुड एक्स इज ऑन एक्स एक्सिस. क्लियर है? वेरी गुड, करेक्ट. गुड एक्स 9 रुपए का है, गुड वाई 10 रुपए का है. व्हाट विल यू डू?
प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, बेटा यहाँ जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये उसकी यूनिट्स है, राइट और नॉट? तो एक्स की ज्यादा से ज्यादा तुम 10 यूनिट खरीद पा रहे हो। प्राइस इंटू क्वांटिटी इज टोटल खर्चा, राइट? दैट इज व्हाट यू नो ऑलरेडी। डिमांड का ज्ञान है ये तो, ठीक है। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू 90 रुपीज। अगर तुम गुडबाय बिल्कुल ना खरीदो तो तुम ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट खरीद सकते हो गुड एक्स की। तो बेटा गुड एक्स की प्राइस कितनी होगी? 90 डिवाइडेड बाय 10, 9 रुपए। सिमिलर फंडा अप्लाइज विद गुड बाय ऑल्सो। गुड बाय की ज्यादा से ज्यादा 9 यूनिट खरीद पा रहे हो तुम, और प्राइस ऑफ गुड बाय हमको निकालनी है। 90 रुपीज अवेलेबल है तुम्हारे पास। पी वाई इज इक्वल टू 90/9, मतलब 10 रुपीज। एम आई क्लियर विद दिस? इट टेल्स यू द रेशियो बिटवीन प्राइसेस बेटा, यानी कि बजट लाइन देखते से तुमको समझ आ जाता है कि दो गुड्स की प्राइसेस के बीच में क्या रेशियो होगा, ठीक है। एंड फाइनली स्लोप ऑफ बजट लाइन इज पी एक्स अपॉन में पी वाई। बेटा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है एम आर एस, और स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है पी एक्स अपॉन में पी वाई, ठीक है। फाइनली कमिंग ऑन टू लास्ट थिंग। अच्छा, एक और चीज हो सकती है यहाँ पे, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन बाहर की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है और पीछे की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है। बताओ, बाहर की तरफ शिफ्ट होना मतलब क्या? तुम ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हो या कम चीजें खरीद पा रहे हो? करेक्ट। बेटा बजट लाइन राइटवर्ड तब शिफ्ट होगी जब तुम ज्यादा कमोडिटीज खरीद पाते हो। अच्छा, ज्यादा कमोडिटीज खरीदना कब पॉसिबल है? जब इनकम बढ़ गई है या कम हो गई है? बेटा इट हैपेंस व्हेन इनकम राइजेस। इनकम राइजेस या फिर प्राइसेस फॉल, ठीक है। और लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगी यार? जब आप कम कमोडिटीज खरीद पा रहे हो, और ऐसा कब होगा? जब इनकम कम हो गई या फिर दोनों गुड की प्राइसेस कम हो चुकी है। एम आई क्लियर? दोनों गुड की प्राइसेस बढ़ चुकी है। ओके। फाइनली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? ऑर्डिनल अप्रोच में। ये बजट लाइन है, कैन यू सी दिस लाइन? अरे हाँ, ये बजट लाइन है ना। और ये जो आईसी देके रखे हैं, आईसी 1 2 3, ये तुम्हारे इंडिफरेंस कर्व्स है। इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे अचीव हो रहा है? पॉइंट बताओ, पॉइंट का नाम बताओ तुम तो। पॉइंट ई पे क्यों अचीव हो रहा है? क्योंकि एट दिस पॉइंट डैश इज टेंजेंट टू डैश। बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी, ठीक है। बजट लाइन इज टेंजेंट टू योर इंडिफरेंस कर्व। बेटा अगर बजट लाइन टेंजेंट टू योर इंडिफरेंस कर्व, तो बेटा एम आर एस बेसिकली टेंजेंट यानी स्लोप। तो बजट लाइन ही तुम्हारे इंडिफरेंस कर्व की स्लोप बन गई है। हाँ, अगर बजट लाइन ही स्लोप बन चुकी है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है एमआरएस ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और बजट लाइन का स्लोप है पी एक्स अपॉन पी वाई। ये दोनों बराबर होने चाहिए। अरे होने चाहिए ना। टू कमोडिटी केस कार्डिनल अप्रोच में एक इक्वेशन देखी थी तुमने, mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन में पी वाई। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, पी एक्स को इधर ले आते हैं और mu y को डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो mu x अपॉन mu y इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई हो गया। बेटा ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को कंबाइन करें तो वी गेट अ फुल फ्लेजेड इक्वेशन। MRS of x with respect to y is equal to px upon py is equal to mu x upon में mu y, ठीक है। ये तीनों चीजें बराबर हो जाएंगी इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। एम आई क्लियर विद दिस? एक क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में देके रखा है, बताओ इसका आंसर। IC1, IC2, IC3। एक कंज्यूमर है जो अपना कंजम्पशन कर रहा है पॉइंट बी पर,
क्या तुम उसे कुछ सजेस्ट कर सकते हो? ही इज कंज्यूमिंग एट पॉइंट बी राइट नाउ। ठीक है, तुम्हें उसे सजेस्ट करना है कि वो अपना सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए कुछ कर सकता है क्या, कि वो सही कर रहा है, पॉइंट बी पे ही हो पाएगा। बेटा गलत कर रहा है। अच्छा वो मैंने ले लिया। सुनो मेरी बात। देखो IC3 तो नॉन फीजिबल है, वो तो बजट लाइन के बाहर है, बजट लाइन के बाहर हो गया मतलब इट्स नॉन फीजिबल IC। हम अचीव नहीं कर सकते। लेकिन बात समझो ना यार, IC2 पे भी जितना आप मिडिल पे आओगे उतना आप IC3 से कम गैप रख रहे हो। तो तुम्हारा सजेशन आइडियली ये होना चाहिए कि उसे पॉइंट बी से थोड़ा सेंटर की तरफ आना चाहिए। अगर मैं इसे बेटर लेबल कर दूं, गुड एक्स है और ये गुड वाई है, तो तुम्हें ये सजेस्ट करना चाहिए कि गुड एक्स का धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ाते जाओ, या ये वाले पॉइंट पे आने की कोशिश करनी चाहिए यार। ही शुड ट्राई टू अचीव अ सेंटर पॉइंट। ठीक है, जितना ज्यादा सेंटर पे आते जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे है वो अभी, उसको इस पॉइंट पे आने की कोशिश करनी चाहिए। गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है और गुड बाय का थोड़ा करना है कम। क्योंकि जितना ज्यादा वो यहाँ आएगा उतना वो IC3 के क्लोज आ गया है। एकदम IC3 पे नहीं भी पहुंच पा रहा है, तो IC3 के जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो your suggestion should be increase consumption of good eggs and reduce consumption of good वाई। ठीक है, इसके साथ ये यूनिट होती है खत्म। फाइन।